आज का जो टॉपिक है अपने वो क्या चीज है, गाउस के नियम के एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन करते हैं गाउस के नियम से। गाउस के नियम के अनुप्रयोग क्या है, गाउस का नियम हम उपयोग में लेके क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं अलग अलग स्थितियों में। ठीक है भाई, आवेश किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है उसके ऊपर। तो उससे पहले हमने एक बार कूलॉम के नियम की सहायता से, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। E इक्वल टू F अपॉन QD होता है, क्यू नॉट। ठीक है, तो E इक्वल टू F का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हमारे पास एक चार्ज Q है और सेकंड चार्ज Q नॉट है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह Q और इसकी जगह Q0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया K Q0 अपॉन R स्क्वायर, और ये जो नीचे वाला Q0 है ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे रहेगा E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। ये तीव्रता का सूत्र आया था किसकी सहायता से, कूलॉम के नियम की सहायता। सही है, अब हम किसकी सहायता से कर रहे हैं, गाउस के नियम की सहायता से। तो गाउस के नियम की सहायता से हम क्या काम कर रहे हैं, किसी बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है, सेम फॉर्मूला आएगा K Q अपॉन R स्क्वायर, K Q अपॉन R स्क्वायर। सही है, तो वही काम कर, लेकिन उससे पहले देखते हैं हम गाउस का नियम क्या है। ठीक है, गाउस का नियम क्या है, सिंपल सा है। हमारे पास कोई बंद सतह होती है, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, पूरा बंद है, इसके अंदर कुछ आवेश है, Q1 है, कुछ बार है, Q3 है, Q4 है, Q5 बार है, Q6 है, Q7, कोई प्लस का है कोई माइनस का है, इस टाइप से प्लस का माइनस का आवेश है। तो सबसे पहली बात कि आवेशों का बीजगणितीय योग क्या होगा, अलजेब्रिक सम। ठीक है, ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कि इसके अंदर अंदर जो आवेश उपस्थित है उन्हीं को कंसीडर करना है, दूसरे को नहीं करना। तो हम लिखेंगे अंदर Q1 है, Q3 है, Q4 माइनस का है तो सेम लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, और Q6 है, Q6, बस इतना है। अब कोई बोले Q7 कहाँ गया, Q5 कहाँ गया, तो गाउस का नियम ये कहता है कि आवेश वही होने चाहिए जो गाउस के पृष्ठ के अंदर है, बाहर वाले को नहीं लेना। ठीक है, तो एक बात ये अंदर उपस्थित आवेश क्या करेंगे, अगर अंदर धनावेश है तो बल लेना है, बाहर निकालेगा। सही है क्या, और अगर ये अंदर ऋण आवेश है, माइनस का है, तो ये क्या काम करेगा, बल लेना है, अंदर आएगा, हमने पढ़ा था, टुवर्ड्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज और अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। सही है में, तो जो बाहर निकल रही है वो फ्लक्स पॉजिटिव, जो अंदर आ रही है वो फ्लक्स नेगेटिव। तो इनका परिणामी क्या हो, रिजल्ट क्या है, तो वो अपने को निकालना। अब रिजल्ट में परिणामी में क्या आएगा, कितनी बार गई और कितनी अंदर आई, उसका सम लेंगे, अलजेब्रिक सम। तो ये देख, क्योंकि ये अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, उसका सिंपल तरीके से जोड़ बाकी करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। ठीक है, समझने के लिए हम क्या मानते हैं कि मान लो 50 फ्लक्स तो बाहर गई और 20 फ्लक्स अंदर आ गई, बाहर जाने वाली पॉजिटिव और 20 अंदर आने वाली नेगेटिव। तो टोटल फ्लक्स कितनी होगी, 50 माइनस 20 इक्वल टू 30। परिणामी फ्लक्स कितनी रही, 30। वो कैसे निकाल, वो निकालने का एक तरीका हमने देखा परिभाषा से, पाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन होल सरफेस E डॉट dA। अगर कोई एरिया S मानता है तो यहाँ पे S लिख सकते हैं, ds आ सकता है। E वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम यहाँ पे ऊपर वेक्टर निकालते हैं, सब इसका निशान dA। एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम यहाँ पे वेक्टर। सही है, ये लगा। तो आपको ये पता चला कि समेशन ऑफ Q क्या है। ठीक है, आवेशों का बीजगणितीय योग क्या है। गाउसी नियम बहुत ही सिंपल है। गाउस का नियम कहता है किसी बंद प्लस से निर्गत फ्लक्स का मान
कोई बंद पृष्ठ है अभी बनाया क्लोज सरफेस, उससे निकलने वाले आवेश का मान कितना होगा, सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेफिनेशन है अपने पास, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान फ्लक्स के भीतर उपस्थित आवेश एक हो तो और ज्यादा हो तो आवेशों के बीजगणित के योग तथा एप्सिलॉन 0 ये निर्वात की विद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8.85 स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब हमें मालूम है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है, k होता है। अगर हम 1 एप्सिलॉन 0 निकालना चाहें तो 4 पाई ऊपर आ जाएगा, ये 4 पाई k हो जाएगा। तो हम 1 एप्सिलॉन 0 को हटा के 4 पाई k भी लिख सकते हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं गाउस का नियम क्या है, क्योंकि ये करने से पहले अपने को गाउस का नियम आना चाहिए, सही है क्या। तो पाई बराबर क्या हो गया, ये इसको रीअरेंज करते हैं तो एप्सिलॉन 0 इनटू सिग्मा q लिखा जा सकता है, सही है। तो पाई बराबर क्या हो गया हमारे पास 4 पाई k 1 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू और सिग्मा q। अगर इसके अंदर आवेश एक ही है तो सिग्मा लगाने की जरूरत नहीं, सिंगल आवेश है। यहां से डेफिनेशन हम कैसे बोल सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश के बीजगणितीय योग और 4 पाई k के गुणनफल के बराबर होता है निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान। वापस किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान 4 पाई k आवेश उसके भीतर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग और 4 पाई k के गुणनफल के बराबर। सिंपल, अपने को अभी हाल फिलहाल ये याद रखना, ये अभी काम आने वाला है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी बंद पृष्ठ के भीतर, यानी कि जो पृष्ठ बंद होएगा उसको गाउसियन पृष्ठ कहेंगे। ये हमारे पास बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो गाउसियन पृष्ठ आना ही चाहिए। गाउस का नियम काम में लेते हैं, तो पहला स्टेप क्या है, गाउसियन स्टेप। देखो इसके पहला स्टेप हमारे पास होता है गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करना, गाउसीय पृष्ठ। और गाउसीय पृष्ठ हमेशा उस बिंदु से गुजरता है जहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर है ना, हम P बिंदु मानेंगे, P बिंदु से गुजरेगा 100%। सेकंड नंबर हम फॉर्मूला लगाएंगे phi इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन होल सरफेस E डॉट dS वेक्टर, ये अदिश गुणा है, डॉट हटेगा तो cos थीटा आएगा, और हमें ये डायग्राम से देखना पड़ेगा थीटा की वैल्यू कितनी है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग, कभी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा और कभी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगी, है ना। जैसे जैसे आगे करेंगे अपने को पता चलेगा। इससे फाई की कुछ वैल्यू आएगी। थर्ड स्टेप रहेगा हमारा कि q पाई एप्सिलॉन 0 फार्मूला अप्लाई करेगा उसका नियम, ठीक है। अगर यहाँ पे चार्ज पूरा का पूरा अंदर नहीं है, कुछ चार्ज गाउसीय पृष्ठ के अंदर है और कुछ चार्ज गाउसीय पृष्ठ के बाहर है, तो जो आवेश अंदर है उसको अपने को कैलकुलेट करना होगा, सही है। तो उस आवेश की गणना करनी होगी। अभी हमारे इसके अंदर जो अभी कर रहे हैं बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें आपको ये करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो चौथा पॉइंट हम नहीं लिख रहे। फिर ये जो दो इक्वेशन मिलती है अपने को, दोनों को बैलेंस करना, समीकरणों की तुलना करना। टोटल पॉइंट कितने हैं, 5। एक पॉइंट अभी यहाँ पे काम नहीं आ रहा है, कौन सा, आवेश की गणना, इसलिए हम यहाँ पे अभी बात नहीं कर रहे हैं, सही है। इसको आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि ये मिटाएंगे। गाउसीय पृष्ठ मानना है, डायग्राम बनाना है। सेकंड परिभाषा से फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन होल सरफेस E डॉट क्लोज, ये निशान गोले का बताता है कि सतह क्या है, बंद है, फुटबॉल की तरह अंदर बैठे हम फुटबॉल के,
एस क्या है? टोटल सतह है ना, टोटल सरफेस, कुल एरिया। तीसरा ये गाउस का नियम, ठीक है। चौथा आवेश की गणना, फिर इक्वेशन आएगी, अभी इसमें नहीं आएगी, लास्ट में तुलना करते ग्राफ। और इसके बाद हम बाद में बनाएंगे, लास्ट में ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। ये चीजें अपन इसमें सारी करेंगे, ठीक है। तो हम इसको मिटा दें। हम ये 5 चीजें अभी जस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक को पॉइंट कंसीडर करते हैं, सोचते हैं इसके ऊपर +q चार्ज रखा हुआ है। ये +q है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ड्यू टू दिस चार्ज, सही है। अब एक बात ध्यान रखो कि जिस पॉइंट के ऊपर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, उस पॉइंट के ऊपर हम यूनिट चार्ज रख देते हैं, एकांक धनावेश रख देते हैं। ये चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। हमने आपको बताया था किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये +1 बन जाती है, इलेक्ट्रॉन -1 बन जाता है। तो ये जो चीज बनी वो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको Q0 बोलते हैं, Q0, सही है। एक इलेक्ट्रॉन निकलने से यहाँ पे जो चार्ज आता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ बोलो -90 यूनिट कूलम, सही है कि नहीं? ये आता है। तो सबसे छोटा चार्ज है, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, 0 होता है। ये किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकता। ये बहुत छोटा चार्ज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एकांक धनावेश रखते हैं, यानी कि Q0 रखते हैं। ये Q0 हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस Q से अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? रिपेल होगा। सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ क्या लिखा था? हमने क्या करना था? गाउस के पृष्ठ लिखा था। तो सबसे पहला हम गाउस के पृष्ठ करेंगे। ये इसको सेंटर मान के इस तरह से गुजरने वाले एक गोले की कल्पना करते हैं, स्फीयर की। हमेशा ये गोला या जो भी शेप बनती है उसको हम P पॉइंट से गुजरेंगे, मतलब ये गाउस के पृष्ठ रहेगा और ये हमेशा किससे गुजरेगा? P पॉइंट से गुजरेगा, सही है नहीं? अब हम क्या काम करने वाले हैं? इस पॉइंट पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। दो चार्ज के लिए जो डायरेक्शन होती है, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, उस दिशा में अलोंग, ठीक है। तो ये दोनों को मिलाने वाली लाइन। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इससे अट्रैक्ट होगा, अंदर आएगा, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, यूनिट चार्ज है। कौन सा है? यूनिट चार्ज। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे Q0 लिखेंगे, ठीक है। और ये हमेशा अट्रैक्ट होगा या रिपेल? रिपेल। मान जाएगा ये E हो गया। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर सदिश का निशान लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं, सही है। अब इसका ये मानते हैं कि ये जो पॉइंट P है, ये किसी स्मॉल एरिया में, एक्सट्रीमली स्मॉल एरिया के ऊपर ये है सिचुएटेड, स्थित है। तो यहाँ पे अगर ये स्थित है तो हम क्या काम करेंगे कि इसका एरिया है तो एरिया वेक्टर भी तो होगा। हम एरिया वेक्टर किधर लेंगे? क्योंकि ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, हमेशा सतह के लंबवत होता है। अगर ये सतह इस टाइप से है तो इसका 90 डिग्री इधर की साइड बनेगा, चौक की डायरेक्शन। अगर ये ऊपर की साइड है तो 90 डिग्री इधर बनेगा, और अगर ये इस टाइप से है तो 90 डिग्री इधर बनेगा, सही है ना? सिंपल सी बात है, कई बार की गई। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इन दोनों में एंगल कितना है? 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये तो हुआ अपने डायग्राम का काम, पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा पॉइंट बोलो क्या लिखा था? परिभाषा के अनुसार फाई बराबर
क्लोज इंटीग्रेशन ए डॉट ये तो हम लिखते हैं परिभाषा से। परिभाषा चलो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन होल सरफेस ई डॉट डी वेक्टर वेक्टर। यहाँ पे फाई इस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स है, ठीक है। ये दूरी हम r मान लेते हैं, ये वाली, ठीक है। ये है समाकलन का निशान। ये क्लोज बता रहा है कि ये सरफेस जो भी हमने मानी है, जिसको हम क्या कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। ये गाउसियन पृष्ठ जो है वो काल्पनिक होता है, वास्तव में नहीं होता, हमने माना है। तो ये जो गाउसियन पृष्ठ है वो बंद सतह, क्लोज्ड सरफेस। एस का मतलब हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब बोलो यहां से फाई इक्वल टू डॉट हटेगा तो क्या आएगा, cos थीटा क्लोज इंटीग्रेशन होल सरफेस ई डी ए cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी, 0 ई नहीं एस और डी ए cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमने लिख लिया cos 0 की वैल्यू 1 होती है और इस 1 को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, सही है। हम ये सोचते हैं कि E क्या चीज है, E का फॉर्मूला अभी बताया था कूलॉम के नियम से, AQ/R। यहाँ के लिए देखिए चार्ज ये वाला है, हम क्या करते हैं यहाँ पे A B C D 4-5 पॉइंट ले लेते हैं। हर एक पॉइंट के लिए ये चार्ज सेम है भाई। A पॉइंट यहाँ कंसीडर किया तो ये B पॉइंट यहाँ है तो उसके लिए भी C पॉइंट यहाँ है तो उसके लिए भी क्या है, चार्ज कांस्टेंट, मतलब K कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है। R की बात करते हैं, इस पॉइंट O से A की डिस्टेंस कितनी होगी, O से B की उतनी होगी, O से B की उतनी होगी, O से C की उतनी, सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है, Q सेम है, चार्ज A सेम है, तो E भी कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट चीजों का गुणा भाग करें तो कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट चीजों को हम इंटीग्रेशन के साइन के अंदर नहीं रहने देते, बताया था। तो फाई इक्वल टू ई बार, इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम इधर साइड में लिख देते हैं इंटीग्रेशन होल सरफेस dA बराबर ए हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो अल्पांश है उसका क्षेत्रफल dA है। ऐसे ऐसे पूरे क्षेत्रफल पे अल्पांश से अल्पांश मान लेते हैं, इसके जस्ट पास में dA 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 ऐसे ऐसे चारों तरफ सब तरफ मान लेते हैं और फिर उनका एरिया जोड़े तो किसके बराबर आएगा, पूरे स्फीयर के बराबर आएगा। तो वो आएगा ये, और स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन नंबर 1 है तो ये आ गया फॉर्मूला। यहाँ पे हम एक पॉइंट काम कर चुके हैं, पहले गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे। दूसरा काम कर चुके हैं कि हम परिभाषा अनुसार फाई की वैल्यू निकालेंगे। तीसरा काम क्या बताया, किसका नियम है ये, गाउस का नियम। ठीक है, तो हम लिखते हैं गाउस के नियम से। तो फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 2। अगर थोड़ा आवेश अंदर होता है थोड़ा बाहर होता है तो यहाँ पे क्यों नहीं लगाते, वो खाली अंदर अंदर वाला आवेश लेते हैं, बाहर वाला आवेश नहीं लेते। समीकरण 1 और 2 की, समीकरण 1 व 2 की तुलना हम देते हैं। E into 4 pi r स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 into 4 pi r स्क्वायर। सही है। हम इसको 4 pi r स्क्वायर इधर नीचे आ गया, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन r स्क्वायर को यहाँ से बाहर निकाल दिया, बाकी क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, 4 pi एप्सिलॉन। ये किसका फॉर्मूला बन गया,
K का K Q अपॉन R स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। सही है। सदिश रूप में क्या करेंगे? E वेक्टर इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। इधर की साइड कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो हम इधर यूनिट वेक्टर R कैप जोड़ देते हैं। R कैप क्या होता है? R कैप होता है एकांक सदिश, इसका फॉर्मूला होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। ठीक है, और इसको हिंदी में कहते हैं एकांक सदिश। ठीक है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, मॉडुलस। ठीक है, मिटाएं तो इसका आर कैप लिखेंगे, आर वेक्टर बन जाएगा और नीचे हो जाएगा मॉड ऑफ आर वेक्टर, मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे आर ही लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो सेम, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी हम इसको अगर ऐसे लिखते हैं तो ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर वेक्टर अपॉन आर। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? ई वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर क्यू आर वेक्टर। क्या ये सभी सूत्र नहीं है? ये भी वेक्टर फॉर्म है और ये वाला भी वेक्टर फॉर्म। सही है। नेक्स्ट, अब आ गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना, किसकी सहायता से आया? गाउस के नियम की सहायता से। और सेम फॉर्मूला पहले किसकी सहायता से निकाला? कूलॉम के नियम। अभी हम करते हैं ग्राफ। ग्राफ करने के लिए E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, इस निशान का मतलब कि ये प्रदर्शित करता है ये जो पूरा है, तो ये हो जाएगा E बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो हम यहाँ R लिखते हैं या E लिखते हैं? ये डायरेक्शन R के लिए, ये डायरेक्शन E के लिए, और हम ग्राफ बनाते हैं E 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो R E और R में ग्राफ बना है, तो ये ग्राफ इस टाइप का है। ठीक है, ये इस टाइप का है। नेक्स्ट हम ग्राफ बनाते हैं किस किस में? E और R स्क्वायर। E और R स्क्वायर। तो ये ग्राफ आएगा अपने पास थोड़ा कम होगा, R का इफेक्ट कम रहे। अगर E की वैल्यू, मान लो R की वैल्यू 1 है, यहाँ पे R की वैल्यू अगर 2 है तो पॉइंट लगेगा 4 पे। R की वैल्यू 3 है तो पॉइंट 3 पे ही लगेगा। इसको ऐसे समझो कि ये हमारे पास 1 2 3 4, तो अगर 1 वैल्यू है तो 1 ही लिखेंगे, 2 वैल्यू है तो R में तो 2 लिखेंगे, लेकिन R स्क्वायर में 4 लिखेंगे। अगर 3 वैल्यू है तो R में तो 3 लिखेंगे, लेकिन R स्क्वायर में 9 लिखेंगे। ग्राफ तेजी से आगे जाएगा, तो ये वाली चीज। नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं हम E और 1 अपॉन आर स्क्वायर। E और 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये अगर ध्यान से ऐसे देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली समानुपाती है तो ये ग्राफ इस टाइप का आ जाएगा। सही है, ये x अक्ष है और ये ऊपर वाली सीधी वाली y अक्ष। क्लियर? तो इसको देख लेते हैं हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है ना, ये काम कर लें। इसको एक बार हम क्विक रिवाइज करते हैं। ठीक है, केवल 2 मिनट के अंदर इसको वापस रिवाइज करते हैं। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और नियम काम में लेना है किसका? गाउस का नियम। परिभाषा अनुसार सबसे पहला काम हमने क्या किया कि Q आवेश लिया, इसके कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है,
ये तीव्रता निकालने के लिए गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की। ये काल्पनिक पृष्ठ है। अभी यहाँ पे गोलाकार है, इसके ऊपर अल्प क्षेत्रफल लिया और ये डिस्टेंस r होगी, एरिया वेक्टर इधर होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये E वेक्टर कैसे आया, ये दोनों रिपेल करेंगे, ये चार्ज यूनिट चार्ज को रिपेल करेगा तो इधर ही आएगा, थीटा 0 cos 0 इक्वल टू 1। परिभाषा ये है हमारे पास y बराबर क्लोज इंटीग्रेशन होल सरफेस d डॉट ds डॉट हटेगा cos आएगा, cos की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है, इसलिए cos 0 की वैल्यू 1 होगी। 1 से मल्टीप्लाई में लिखना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 1 हमने नहीं लिखा, e को बाहर ले लिया। e को बाहर इसलिए लिया वो कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि सरफेस के किसी भी पॉइंट के लिए डिस्टेंस इक्वल है और क्यू चार्ज भी इक्वल है, ठीक है, इसलिए कांस्टेंट है। e ये हो गया, ठीक है। ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, a के बराबर। छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ेंगे तो वापस a बन जाएगा। 4 पाई r स्क्वायर होता है स्फीयर का एरिया, हां टोटल एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर गॉस के नियम से q अपॉन एप्सिलॉन। समीकरण 1 और 2 को बराबर किया, 4 पाई r स्क्वायर को नीचे लेके आए और इनको रीअरेंज कर दिया, q अपॉन r स्क्वायर साइड में लिख दिया, बाकी बचा हुआ इधर लिख दिया। ये बन गया k के बराबर अपॉन r स्क्वायर। सिंपल सी बात है। वेक्टर फॉर्म करने के लिए r कैप लगाया, r कैप का फार्मूला होता है r वेक्टर अपॉन r, सही है, r वेक्टर अपॉन r। तो यहाँ पे लिख दिया r वेक्टर अपॉन r, r क्यूब हो गया। ये और ये दोनों वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। ग्राफ बनाया, ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। r के साथ ग्राफ इस टाइप का आएगा, r स्क्वायर के साथ थोड़ा कम मुड़ा हुआ आएगा और 1 अपॉन r स्क्वायर के साथ स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है।